मोस्ट वेलकम एवरीबॉडी। एक नए टॉपिक के साथ पुनः आप सभी के समक्ष। पिछले दिन बताया गया था संसाधन क्या है, इसके क्या प्रकार हैं और कौन कौन से संसाधन किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उनके प्रकार की आदि के बारे में बताया गया था। आज उसी का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे, दूसरे भाग को देखेंगे, जिसका नाम है संसाधन संरक्षण और उसके नियम, या संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए, उसकी संसाधन संरक्षण की अवधारणा क्या है और उसे बचाने के कौन कौन से वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा सकते हैं ताकि भविष्य के लिए संसाधन संरक्षित रह सके, अधिक से अधिक जन का कल्याण हो सके। तो आइए देखते हैं क्रमशः। सबसे पहले समझते हैं संरक्षण क्या है। संरक्षण से आप समझते होंगे बचाना या बचत करना। निश्चित रूप से आप सही समझ रहे हैं, किंतु भौगोलिक संदर्भों में देखा जाए कि संरक्षण का क्या तात्पर्य है। यहाँ देखें, संरक्षण से तात्पर्य है किसी भी संसाधन का सार्थक नियोजित उपयोग, उसे क्षरण से बचाना और क्षरण होने पर पुनर्स्थापन या रिस्टोरेशन करना। अर्थात जो भी संसाधन है उस संसाधन का सुनियोजित उपयोग किया जाए, नियोजित तरीके से उपयोग किया जाए, प्री प्लान्ड तरीके से उपयोग किया जाए और संसाधनों के उपयोग के समय जो क्षरण हो रहा है उसे कम से कम क्षरित करना, उसे अधिक से अधिक बचाने की कोशिश करना और जो क्षरण हो रहा है उस क्षरण का उपयोग कैसे किया जाए, उनका रिस्टोरेशन कैसे किया जाए, उसका पुनर्स्थापन कैसे किया जाए, इन सारी समग्रताओं को, इन सारी बातों को संरक्षण कहा जाता है। अब इसको दूसरे अर्थों में देखें, संसाधन क्या है। संसाधनों का अधिकाधिक समय तक अधिकाधिक लोगों हेतु अनुकूलतम आवश्यकता पूर्ति हेतु अभीष्ट उपयोग करना। अर्थात जो संसाधन है उसका लंबे समय तक, अधिकाधिक समय तक अधिक से अधिक लोगों के द्वारा अधिकाधिक अनुकूलतम या आदर्श रूप में उपयोग करना संसाधन संरक्षण है। प्रायः देखा जाता है कि बहुत से ऐसे संसाधन हैं जिनका लोगों में दुरुपयोग होते हुए देखा जाता है, जैसे मिट्टी, जल, ऑक्सीजन आदि। कहीं आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा, दिल्ली में ऑक्सीजन बिक रहा है या ऑक्सीजन बेचने वाली कुछ दुकानें खोली गई। जैसा कि कोरोना के प्रारंभिक चरण में मैंने दिल्ली के संदर्भ में एक न्यूज को पढ़ा जिसमें एक दुकान की बात की गई थी। उसमें यह बताया गया था कि 15 मिनट किसी को ऑक्सीजन यदि लेना है तो उसे 200 रुपये पे करना होगा। अर्थात किस तरीके से ऑक्सीजन जैसी मूल्यवान वस्तु, मूल्यवान तत्व, मूल्यवान संसाधन किस तरीके से शहरों में क्षरित हुआ है कि अब 15 मिनट के लिए 200 रुपये या भविष्य में इसकी और भी मुंहमांगी कीमत लोग चुकाने के लिए विवश होंगे। ठीक इसी तरीके से मिट्टी का भी व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है। मिट्टी को बंजर होते हुए आपने देखा होगा, मिट्टी में अम्लीयता के वृद्धि के बारे में आपने सुना होगा, मृदा की क्षारीयता के बारे में आपने सुना होगा, ऊसर होती हुई भूमि आदि। ये सब कहीं न कहीं मिट्टी संरक्षण के अंतर्गत आने वाली चीजें हैं। निश्चित रूप से इन सब बातों पर विचार किया जाना परम आवश्यक है, अति आवश्यक है, क्योंकि मिट्टी के द्वारा ही वनस्पतियों का अस्तित्व है और वनस्पतियों के द्वारा ही मानव का और जीवों का अस्तित्व है। तो जो भी संसाधन धरातल पर मौजूद हैं, जिस रूप में हैं, भूगर्भ में हैं, धरातल के ऊपर हैं, उनको तरह तरह से संरक्षित किया जाए, उनका आदर्शतम उपयोग कैसे किया जाए, उनका अनुकूलतम उपयोग कैसे किया जा सकता है। आइए कुछ नियमों के तहत, कुछ तरीकों के तहत इसको जानते हैं। यहाँ कुछ वैज्ञानिक तरीके बताए गए हैं संरक्षण के नियम के अंतर्गत। पहला देखें, संपूर्ण या कुल संसाधन का पर्याप्त ज्ञान। अर्थात जो भी संसाधन बचे हुए हैं, जो भी संसाधन भूगर्भ के अंदर हैं, धरातल पर मौजूद हैं, वह कितने हैं, उनकी मात्रा कितनी है,
वह कितने समय तक चलेगा, इन सब बातों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ताकि उन संसाधनों की मौजूदगी के अनुरूप हम भविष्य की प्लान को सुनिश्चित कर सकें, हम भविष्य को नियोजित कर सकें। तो यह हो गया पहला संरक्षण का नियम। दूसरा देखें, तकनीकी ज्ञान वृद्धि और अनुकूलतम या आदर्श परिस्थितियों का निर्माण। जिस तरह से संसाधनों का तेजी से विदोहन हो रहा है, अंधाधुंध शोषण हो रहा है, ऐसे में परम आवश्यक है कि तकनीकी ज्ञान वृद्धि की जाए और जो मौजूद संसाधन हैं उनका अनुकूलतम या आदर्श ऑप्टिमम रूप में निर्माण किया जाए, उनको और बढ़ाया जाए, उनका परिवर्धन किया जाए, उन्हें बढ़ाने का प्रयास किया जाए तकनीकी ज्ञान और कौशल के जरिए। तीसरा है, परिवर्धनीय संसाधनों को समुन्नत किया जाए, अर्थात ऐसे संसाधन जिनकी गुण वृद्धि की जा सकती है, जिनके परिमाण को सुधारा जा सकता है, ऐसे संसाधनों को समुन्नत किया जाए। उदाहरण के लिए जैसे ऑक्सीजन की दशा को यदि समुन्नत करना है तो प्रदूषण के स्तर को कम करना होगा, प्रदूषण की मात्रा को कम करना होगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे और व्यापक स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर व्यापक वृक्षारोपण, पौधरोपण की आवश्यकता होगी। ठीक इसी तरीके से मृदा जैसे उपयोगी घटक को, उपयोगी तत्व को भी लंबे समय तक परिवर्धन के जरिए, संवर्धन के जरिए समुन्नत किया जा सकता है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक समय ऐसा रहा है या अभी भी इस तरह की परिस्थितियां रही हैं कि खेती में बड़े पैमाने पर रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का प्रयोग किया गया है, किंतु अब वर्तमान खेती प्रणाली में आप देख रहे होंगे कि पुनः गोबर की खाद को खेतों में डालने, मिट्टी के संवर्धन करने, जैविक खाद का प्रयोग करने और देसी कीटनाशकों का प्रयोग करने पर बल दिया जा रहा है, ताकि मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे और लंबे समय तक मिट्टी से फसलोत्पादन, वनस्पतियों का उत्पादन, जैव जगत के संरक्षण हेतु किया जा सके। तो यह परिवर्धनीय संसाधनों को समुन्नत किया जाए। इसके बाद तीसरा है, सीमित या समाप्त प्राय संसाधनों का अनिवार्य कार्यों में उपयोग। ऐसे संसाधन जो बहुत सीमित हैं, लिमिटेड हैं, जो समाप्त प्राय हैं, लगभग समाप्त होने की कगार पर हैं, उनका अति आवश्यक कार्यों में ही उपयोग किया जाए, ताकि आने वाले समय में उन संसाधनों का उपयोग आने वाली पीढ़ियां कर सकें, उसे समझ सकें। इसके बाद अगला है, उत्तरोत्तर विज्ञान तकनीकी संवर्धन को प्रोत्साहन। संसाधनों के संरक्षण का अगला तरीका है ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी का निरंतर विकास किया जाए, निरंतर उसको प्रोत्साहित किया जाए। कम से कम संसाधन का उपयोग अधिक से अधिक लंबे समय तक कैसे किया जा सकता है, मौजूद संसाधन को लंबे समय तक कैसे बचाए रखा जा सकता है, इसके लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है, वैज्ञानिक तरीकों की आवश्यकता है। तो इन सब बातों पर या इस प्रकार की खोजों पर बल दिया जाना अति आवश्यक है। तो उत्तरोत्तर विज्ञान और तकनीकी संवर्धन को प्रोत्साहन दिया जाए। इसके बाद अगला है, विविध संसाधन समष्टियों का संतुलित, समुचित और बहुउद्देशीय उपयोग किया जाए। जो संसाधन समष्टियां हैं, जो कुल संसाधन है या संसाधनों का जो समुच्चय है, जो योग है, उनका संतुलित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, समुचित तरीके से बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय से तात्पर्य है अनेक उद्देश्यों में कार्य आने वाला, ऐसी योजना बनाई जाए, ऐसे तरीके अपनाए जाएं कि संसाधन बहुउद्देशीय हो सकें, उनका समुचित उपयोग किया जा सके। इसके बाद अगला है, संसाधनों की मात्रा व गुण विशेषताओं का प्रतिवर्ष आकलन व लेखा जोखा तैयार किया जाए। अभी तक आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि धरती के अंदर मौजूद इतना संसाधन संचित भंडार के रूप में है, किंतु यह एक आकलन मात्र होता है। वास्तव में धरती के अंदर कितना संसाधन मौजूद है, उसका समय काल क्या होगा, ऐसी तकनीकों को डेवलप किए जाने की आवश्यकता है, ऐसे वैज्ञानिक तरीकों को खोजे जाने की आवश्यकता है। और ये तरीके डेवलप होने के पश्चात प्रतिवर्ष उनका आकलन होना परम आवश्यक है, उनका लेखा जोखा रखना परम आवश्यक है, ताकि उन संसाधनों के भविष्य की प्लान को सुनियोजित किया जा सके, नियोजित किया जा सके।
तो संसाधनों की मात्रा और उनकी जो गुण विशेषताएं हैं उनका प्रतिवर्ष या प्रति दूसरे वर्ष रिकॉर्ड रखा जाए, उनका लेखा जोखा रखा जाए और ऐसे संसाधनों का जनमानस में रिकॉर्ड का प्रचार प्रसार भी किया जाए ताकि लोग उसके प्रति सजग हो सकें, सचेष्ट हो सकें। इसके बाद 8वां देखें, समाप्त प्राय या कमजोर संसाधन क्षेत्रों को वरीयता प्रदान की जाए, अर्थात ऐसे संसाधन युक्त क्षेत्र जहां संसाधन लगभग समाप्त प्राय हैं या ऐसे क्षेत्र जहां पर संसाधनों की कमी है, कमजोर संसाधन वाले क्षेत्र हैं, इलाके हैं, उन स्थानों को वरीयता दी जाए। वहां पर संसाधनों की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जा सके, संसाधनों का संवर्धन कैसे किया जा सके, इन सब बातों पर फोकस किया जाए, इन सब बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। ऐसे संसाधन वाले क्षेत्रों को किस तरीके से विकसित किया जाए, किस तरीके से विकासोन्मुख किया जाए, इन सब बातों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगला देखें 9वां, सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान की शुरुआत की जाए, अर्थात जितने भी सरकारी संगठन हैं, जितने भी अर्ध सरकारी संगठन हैं, जितने भी स्वैच्छिक संगठन हैं, उन संगठनों के माध्यम से लोगों में चाहे जिस प्रकार का भी संसाधन है उसके प्रति जागरूकता फैलाई जाए, उसके प्रति व्यापक प्रचार प्रसार आंदोलन का रूप अपनाया जाए। विज्ञापनों के जरिए, पत्र पत्रिकाओं के जरिए, अखबारों के जरिए, टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदि माध्यमों के जरिए ये सूचनाएं लगातार प्रसारित हों, लगातार जागरूकता संबंधी कार्यक्रम, छोटे सीरियल या उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाएं ताकि लोग उसे समझ सकें, संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक हो सकें। उदाहरण के लिए कुछ विज्ञापन टीवी पर या रेडियो पर देखे जाते हैं जिसमें से जल संरक्षण एक महत्वपूर्ण विज्ञापन के रूप में यदा कदा जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा देखा जाता है, जिसमें जल की उपयोगिता या जल को कैसे बचाया जाए, जल का आदर्श उपयोग किस तरह से किया जाए, इसके बारे में बताया जाता है। बिजली की बचत से संबंधित विज्ञापन आते हैं, उनके बचाव के तरीके बताए जाते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए और प्रिंट मीडिया के जरिए, इंटरनेट आदि के जरिए संसाधनों के संरक्षण के प्रति जनमानस को व्यापक पैमाने पर जागरूक किया जाए और यह निरंतरता लंबे समय तक बनी रहे। और ज़्यादातर इन सब चीज़ों की आवश्यकता शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों को भी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो संसाधन हैं उनका भी बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है। इस वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति में जो सबमर्सिबल पंप्स हैं या जो छोटे यंत्र उपकरण के रूप में टुल्लू पंप आदि के रूप में जो मोटर हैं, ये उपकरण हैं, तकनीकें हैं, इनके जरिए पानी का विदोहन बड़े पैमाने पर हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि शहरों के साथ साथ गाँवों को भी जागरूकता अभियानों से जोड़ा जाए और यह बताया जाए कि जल कितना महत्वपूर्ण है और जल समाप्त प्राय भी है। जल भी अन्य संसाधनों की तरह से एक न एक दिन समाप्त अवश्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्वैच्छिक संगठनों द्वारा, सरकारी या सरकारी संगठनों के द्वारा जल को संरक्षित रखने के तरीके अपनाए जाएं, एक अभियान की शुरुआत की जाए। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में, खासतौर से तमिलनाडु का एक बार मैं अध्ययन कर रहा था जिसमें जूनियर हाई स्कूल के बच्चों के द्वारा जल संरक्षण हेतु बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया था। तो इस तरह के अभियान जारी रखने की आवश्यकता है, लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसे अभियान निश्चित रूप से समय समय पर शुरू किए जाने चाहिए और उनकी निरंतरता बनी रहनी चाहिए। इसके बाद 10वां देखें, जनसंख्या सबसे बड़ा संसाधन है, अर्थात मनुष्य जो है यह धरातल पर सबसे बड़ा संसाधन है और इसमें भी बुद्धि को, ज्ञान को सबसे बड़ा संसाधन माना गया है। तो नागरिक यदि स्वस्थ रहेंगे, नागरिक यदि तेज होंगे, कुशल होंगे, दक्ष होंगे, तो निश्चित रूप से तमाम प्रकार के जो संसाधन हैं उनको संरक्षित करने के साथ साथ उनको लंबे समय तक जीवित भी रखा जा सकेगा, उनको लंबे समय तक चलाया भी जा सकेगा। तो निवासियों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा बौद्धिक विकास ऐसी दशा में आवश्यक है ताकि संसाधनों को समुचित तरीके से संरक्षित रखा जा सके। तो यह उत्तरदायित्व
सरकार का है, संबंधित सेक्टर का है कि उसके निवासी किस तरीके से आर्थिक रूप से मजबूत हों, किस तरीके से सामाजिक दृष्टिकोण से मजबूत हों, किस तरीके से सांस्कृतिक और बौद्धिक दृष्टिकोण से मजबूत हों। इस तरह की मजबूती किन किन तरीकों से हो सकती है, ऐसे संसाधनों को उपलब्ध कराया जाना अति आवश्यक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात किसी देश में जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में होती है। उस जनसंख्या का विकास किस तरीके से किया जाए, उसके बौद्धिक स्तर को, उसके तकनीकी स्तर को किस तरीके से विकसित किया जाए, उसकी सांस्कृतिक विरासत को किस तरीके से समृद्ध रखा जाए और किस तरीके से आर्थिक दशाओं को उत्तरोत्तर और मजबूत किया जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं को और कैसे मजबूत किया जाए, इस दिशा में उत्तरोत्तर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस देश के नागरिक स्वस्थ होंगे, निश्चित रूप से वह देश जल्दी ही सुदृढ़ होगा, वह देश जल्दी ही विकसित होगा, वह देश जल्दी ही प्रगति की ओर अग्रसर होगा। जापान इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। आपको ज्ञात होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद भी जापान ने कितनी तेजी से अपने बौद्धिक क्षमता के बल पर संसाधनों के न होते हुए भी काफ़ी प्रगति कर ली, काफ़ी तरक्की कर ली और दुनिया के तमाम राष्ट्रों के बीच तेजी से विकसित राष्ट्र के रूप में परिणत हुआ। तो संसाधन विहीनता के बावजूद भी जापान कितना आगे निकल गया, यह किस तरीके से संभव हुआ, यह वहाँ की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास की जो दशाएं थी वह अत्यंत उन्नत अवस्था में थी, अत्यंत चरम अवस्था में थी, या यूँ कह लीजिए अत्यंत नियोजित अवस्था में थी। इसलिए जापान आज अपनी तकनीकी के बल पर पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो यह संसाधन संरक्षण के नियम हैं, इन्हें अपना करके संसाधनों को संरक्षित रखा जा सकता है। तो संसाधन संरक्षण में बस इतना ही। धन्यवाद।